गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर टीचर की अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और हम लोग की क्लासेस ऑलरेडी शुरू है, पर एक नया बैच हम लोग चालू कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द इनरोल हो, 17 अप्रैल से नया बैच चालू हो रहा है। आप जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए, ठीक है। आज मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 जो क्वेश्चन आया उसका सटीक क्या उत्तर होगा, क्या उसके बारे में, क्यों वो सही नहीं, क्यों वो गलत, ठीक है, उसका विश्लेषण आज मैं करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर का दिमाग। आप डब्बा देखे हैं जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं, उसमें एक उसके अंदर क्या चीज है जिसके कारण हर एक वर्क आपके द्वारा दिया गया वो क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का दिमाग, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसर है, ये है। मेमोरी तो आप जान ही रहे हैं। मेमोरी क्या है? जहां आप डेटा स्टोर करते हैं। यहां डेटा या तो परमानेंट स्टोर करते हैं या परमानेंट स्टोर करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस तो होगा ही नहीं। इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? ठीक है, वैसा डिवाइस जिसके द्वारा आप डेटा कंप्यूटर को देकर और ले सके, ठीक है। मोर देन वन, हमारा उत्तर एक ही है, तो सही आंसर क्या होगा? सीपीयू होगा। अगला, इंटेल 8085, ये प्रोसेसर है, ठीक है। ये प्रोसेसर किस जनरेशन का है? तो आपको मालूम है 8085 ये सेकेंड जनरेशन का, और 8086 थर्ड जनरेशन का। तो यहां पे पूछ रहा है इंटेल 8085 ये प्रोसेसर किस जनरेशन का है? तो अभी तो हम आपको बताएं, ये हमारा द्वितीय, सेकेंड जनरेशन का ये माइक्रो प्रोसेसर है, जिसमें हम लोग क्या यूज करते थे? इसमें हम लोग क्या यूज करते थे? हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम यानी अधिकतम बता रहा है मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो वहां पर मैक्सिमम जो मेमोरी साइज होता था वो कौन है? स्वाभाविक है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर था उससे कम ही होगा। तो आज के समय में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? 8 GB, 16 GB, ठीक है। पर थर्ड जनरेशन में तो कम ही था। तो थर्ड जनरेशन में क्या था? 16 MB। 16 MB क्या होता था? मेमोरी साइज होता था। 4 GB तो ज्यादा है। ये जो आज फोर्थ जनरेशन का यूज कर रहे हैं, 16 GB आपको मिलेगा, 8 GB मिलेगा, 4 GB मिलेगा। पर हमारा क्वेश्चन उठ रहा है थर्ड जनरेशन के संदर्भ में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकल चिप पर सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। जब सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप होगा तो उसको क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे, ठीक है। जब सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर क्यों नहीं हो? माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर जो ऑन अ सिंगल चिप हो जाएगा तब वहां पे आएगा कॉन्सेप्ट माइक्रो। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये क्या है मेरा? स्टोरेज डिवाइस है, तो ये होगा ही नहीं। आंसर आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन जो है वही चीज, कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप। वहां पे सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप था, या कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप।
एकल चिप पर कंप्यूटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है अभी हम आपको बताएं, उसको कहा जाता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। ये क्या है, कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप। ये दोनों चीज याद रखिएगा, सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप, माइक्रो प्रोसेसर, और कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप क्या कहलाएगा, माइक्रो कंट्रोलर। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखिएगा ना थोड़ा डाउट टाइप का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स? निम्नांकित में से किसका वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा माउस के साथ भी हम लोग खेलते हैं, माउस के साथ भी बहुत तरह का गेम है जो आप खेल सकते हैं। ट्रैक बॉल के द्वारा भी हम लोग खेल सकते हैं, जॉयस्टिक। पर बेस्ट आंसर जैसे यहां पे पूछा जा रहा है, सिर्फ वीडियो गेम्स के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो वहां पे आपका उत्तर, सटीक उत्तर जो होना चाहिए वो जॉयस्टिक होना चाहिए। जॉयस्टिक ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा आप गेम पूरे इंजॉय के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। अपडेट का मतलब उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। डैश का प्रयोग ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसको अपडेट करना नहीं पड़ता है। तो आपको मालूम होगा जो ही आप सिस्टम चालू करते हैं तो एक आपका रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, जो ऑलरेडी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन रखता है, स्टार्टअप प्रोग्राम्स रखता है। तो एस रैम तो नहीं होगा, डी रैम, क्योंकि इस दोनों में हम लोग डेटा को रख सकते हैं और हटा अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कोई चेंज भी कर सकते हैं। पर रोम है जो आपको अलाउ नहीं करेगा, जिसका आपको मालूम होगा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कितने तरह का होता है, इसको क्लासिफाई कीजिए, कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। आपने रैम भी पढ़ा, आपने रोम भी पढ़ा। तो यहां पे रैम क्या होता है, वोलाटाइल, और रोम होता है नॉन वोलाटाइल, ठीक है। तो रोम है जहां पे आप कोई उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा रोम। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये लेजर से संबंधित क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ लेजर? निम्नलिखित में से किसमें लेजर होता है? तो यानी कि लेजर के द्वारा डेटा को राइट और रीड किया जा सके। सीडी ड्राइव हम लोग लेजर का प्रयोग करते हैं, रैम में नहीं है, रैम में लेजर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हार्ड डिस्क है ही नहीं, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक, ठीक है, मोर देन वन। यहां पे तो मेरा आंसर एक ही निकल रहा है, वो है सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, इसमें सब जो टेक्निक यूज किया जाता है वो लेजर टेक्निक का। इसी के द्वारा आप डेटा को रीड भी कर सकते, पढ़ भी सकते हैं और उस पर राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से मैं एक बार और रिमाइंड कर देता हूं कि हम लोग अब एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। वो नया बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो जल्द से जल्द आप इनरोल हो जाइए, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। मई में प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो आपके पास समय नहीं बचेगा, ठीक है। तो कुछ क्लासेस चल रही है, आप चाहते हैं कि नहीं कि मेरे पास 1 महीना, हम जल्द से जल्द इनरोल होकर जो भी मेरा परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको जल्द से जल्द इस 1 महीना में दूर कर ले, तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए इस क्लासेस को, ठीक है। बाद में आपको लगेगा कि नहीं हम में कुछ कमी थी, शायद मैं कहीं क्लास कर लेता तो शायद आज मैं शिक्षक रहता, ठीक है। और एक चीज एकदम खुलकर डिस्कशन करवाऊंगा, खुलकर जो भी क्वेश्चंस होगी डिस्कशन अच्छी तरह से होगी, और टॉपिक को इस तरह से पढ़ाएंगे
ताकि उसको लगे कि आपका ये टॉपिक बहुत सरल है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। सिंपल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाऊंगा ताकि जल्द से जल्द आप समझ जाए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। 79 क्वेश्चन क्या कहता है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली। देखिए आपको पता होगा कि हम लोग के पास 3 लैंग्वेज है। कौन सा है? असेंबली है, उसके बाद हम लोग यूज करते थे हाई लेवल और बाइनरी। ठीक है, ठीक है, यही 3 लैंग्वेजेस हम यूज करते। असेंबली लैंग्वेज आज के समय में यूज नहीं हो रहा है। कारण क्या है? असेंबलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। असेंबली लैंग्वेज हम यूज करना होता है, असेंबलर का यूज करेंगे, ट्रांसलेटर जो है असेंबलर। तो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। तब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट, यानी कि असेंबली लैंग्वेज से किसमें कन्वर्ट हो जाए? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो वैसा प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो अभी हमने बताया ना, उसको कहा जाता है असेंबलर। इसके द्वारा हम असेंबली, और अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज में है तो 2 है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर एक एक करके और कंपाइलर एक साथ। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा असेंबलर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन। अ कंप्यूटर प्रोग्राम, देखिए फिर हाई लेवल लैंग्वेज पे आ गया क्वेश्चन। देखिए अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल, यानी कि HLL, इसको किसमें किया जाए? मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हमने बताया 2, इंटरप्रेटर भी करता है और कंपाइलर भी, पर क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है कि हमको एक एक करके करना है कि एक साथ करना है। तो यहां पे दोनों आंसर हो जाएगा, असेंबली सॉरी कंपाइलर भी हो जाएगा और इंटरप्रेटर हो जाएगा। ठीक है, पर यहां पे क्वेश्चन में देखिए जो आंसर्स दी गई है वहां पे आपका इंटरप्रेटर है ही नहीं, कंपाइलर तो आ गया। सही जवाब कंपाइलर। ठीक है, देखिए लोडर का क्या होता है? लिंकर क्या है? EXE फाइल बनाता है, और लोडर उसको मेमोरी तक लोड करवाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर वहीं से आ गया लैंग्वेज से। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स, यहां क्या कह रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें करवा रहा है? मशीन लेवल लैंग्वेज। तो वही चीज आ गया, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। पर क्वेश्चन में क्या दिया है? देखिए स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी लाइन बाय लाइन। तो जहां पे लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वहां मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी कि वैसा बताइए जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज है, मैक है, एंड्रॉइड सब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमको ना बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स तो है, विंडोज भी है, ऑरेकल, ऑरेकल RDBMS है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेकल। ऑरेकल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि कहां पे बोल रहा है? हार्डवेयर पे रन करे, एंड सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का यूज, यानी कि वैसा जो हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ताकि कुछ अदर सॉफ्टवेयर उस पर रन कर जाए। तो वैसा क्या होता है? वैसा प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं लिखेंगे, इसका पार्ट पर सिस्टम सॉफ्टवेयर करेंगे तो बहुत तरह का हो जाएगा ना। तो हमको सटीक आंसर बताना है। तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? दूसरे तरह का, यानी कि हम लोग जो यूज करते हैं MS वर्ड, एक्सेल, ये सब एप्लीकेशन। पर यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैसा सॉफ्टवेयर बताइए जो एक प्लेटफॉर्म देता है दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो उत्तर मेरा हो जाएगा
ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल? सिस्टम टूल नहीं है। तो देखिए, स्कैन डिस्क, फॉर्मेट, ये सब मेरा क्या है? सब मेरा सिस्टम टूल है। पर यहां पे नॉट पूछ रहा है, तो नॉट में क्या हो गया? फोल्डर। फोल्डर क्या है? फोल्डर क्या है? एक ब्रीफकेस जो हम लोग डेस्कटॉप पे या किसी अन्य लोकेशन में जाकर बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग फाइल्स रख सके। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, द की या कीज यूज टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउिंग इट टू स्टोर इन इट। यानी कि हमको वैसा शॉर्टकट की बताइए जिसके द्वारा हम रिसाइकिल बिन में वो फाइल को ना डालें, वो पूरी तरह से परमानेंटली मेरे सिस्टम से उड़ जाए, यानी कि डिलीट हो जाए। तो वहां पे क्या होता है? शिफ्ट और डिलीट। डिलीट कीजिएगा तो रिसाइकिल बिन में जाएगा, और शिफ्ट डिलीट कीजिएगा तो पूरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, जब कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, तो पहला क्या है मेरा? इनपुट आउटपुट तो होना चाहिए। इनपुट दिए तो आउटपुट ही नहीं रहेगा तो कैसे हम रिजल्ट पाएंगे? इनपुट आउटपुट होना चाहिए। दूसरा, वो डेटा जो जाएगा कहां जाएगा? मेमोरी में जाएगा, दिमाग में जाएगा, तो मेमोरी हो जाएगा। और तीसरा क्या है? मेमोरी में चलेगा तो प्रोसेस कौन करेगा? तो प्रोसेसर भी होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए। तो देखिए, तो यहां पे क्या है? मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डीएमए नहीं है, एएलयू, सी नहीं। एएलयू तो दूसरी तरह, हमको वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यानी कि मेन कंपोनेंट यानी जिसके द्वारा हम काम करें। एएलयू सी, ठीक है, सीपीयू होगा, एएलयू नहीं होगा। मेमोरी, सीपीयू, इनपुट, देखिए ये तीनों हो जाएगा। मेमोरी भी मेरा हो गया जिसमें डेटा चला जाए, सीपीयू प्रोसेस कर जाए, और जिसके द्वारा हम डेटा दे रहे हैं वो भी हो, और डेटा जिससे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, वो भी हो। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट। अब देखिए, एफ 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 विल बी द लास्ट मेमोरी, यानी कि हेक्साडेसिमल। तो चलिए इसको हम देखते हैं हम लोग। एफ 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 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं, एफ का ये हो जाएगा, यानी कि हमारा 4 यूज कर रहा है, 4 4 4 4। ठीक है, तो अर्थात ओवरऑल क्या हो जाएगा? 4 4 8 4 3 12 4 6 16, यानी कि 2 पर 16 हो गया। 4 4 8 4 3 12 4 6 16। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 to the power 16। 2 to the power 16 क्या होगा? इसको सिंपल वे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको कर दीजिए 2 के पावर 6 कर दीजिए, और गुने 2 का पावर कर दीजिए 10, 16 हो गया ना। अब 2 to the power 6 क्या हो गया? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, दैट इज 2 2 4 8 16 32 64, ये 64 हो गया। और 2 to the power 10 आप जानते हैं किलो हो गया, यानी कि 64 की। आंसर आपका सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम। एक बिट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च डैश में होता है, यानी कि न्यूनतम खर्च जब अगर देखा जाए तो कैश और रजिस्टर मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा खर्चीला। मैग्नेटिक टेप क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब टेरा कॉन्सेप्ट समझिए, टेराबाइट। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 to the power 10 जो होता है वो क्या होता है? के होता है, किलो होता है, मेगा हो जाएगा तो किलोबाइट, तब 2 to the power 20 हो जाएगा मेगा, किलो मेगा। गीगा हो जाएगा तो 2 to the power 30 हो जाएगा, और टेरा हो जाएगा तो
टू द पावर 40। आंसर देखिए, टू द पावर 40, ये आपका टेरा हो जाएगा। किलो मेगा गीगा टेरा, किलो टू द पावर 10, मेगा टू द पावर 20, किलो मेगा गीगा टू द पावर 30, और टू द पावर 40 क्या हो गया हमारा टेरा हो गया। चलिए एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि हमारा एक नया बैच 9 अप्रैल से चालू हो रहा है। आप सभी लोग एनरोल हो जाइए, क्योंकि आपके पास मात्र 1 महीना बच रहा है। तो समय महत्वपूर्ण है, समय का अभाव अगर हो जाए तो फिर दिक्कत है। समय आपके पास पर्याप्त है, तो क्यों ना उस समय का मूल्यांकन कर ले। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन द मेन मेमोरी। यानी कि यहां पे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में हमेशा रहता है। अभी हम बता चुके थे लिंकर और लोडर, तो आपका लोडर जो मेन मेमोरी में रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लोडर। ये एक्सी फाइल असेंबलर तो आप जान ही रहे हैं, एक तरह का ट्रांसलेटर है, तो आपका हो गया आंसर लोडर। अब 91 देखिए, द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है एस्ट्रिक प्लस ए बी, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी एस्ट्रिक सी माइनस डी, इसको इधर ले जाइए तो ए बी प्लस सी डी इधर चल गया माइनस एस्ट्रिक। आपका आंसर ये है। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर है, ए बी प्लस सी डी माइनस एक्स। आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन यहां स्टैक से है, डेटा स्ट्रक्चर में देखिएगा स्टैक से है, क्यूज से। देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स, दैट इज कॉल्ड स्टैक। ठीक है, वो डेटा स्ट्रक्चर जिसके द्वारा यानी कि इनफिक्स नोटिफिकेशन को पोस्टफिक्स नोटिफिकेशन में बदलने के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, वो है स्टैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखिए सब उसी तरह है, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर, रियर का मतलब पीछे, एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट। डेटा आर डिलीटेड एट द रियर, ठीक है, एंड डिलीटेड यानी कि यहां से, और डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट। यहां पे क्वेश्चन आप समझिए। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, डेटा यहां हुआ यानी कि पहला डेटा आया तो सबसे आगे दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, तो पहला डेटा जो पहुंचेगा वही सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, फर्स्ट इन यानी कि यहां पे फर्स्ट इन यानी कि पहले आएगा और पहले डिलीट, वही क्वेश्चन है। देखिए वो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा पीछे से जोड़ा जाता है और आगे से हटाया जाता है कहलाता है क्या, क्यू। क्यू, आप सबसे पहले उस लाइन में खड़े रहिएगा तो सबसे पहले सर्विस किसको मिलेगा, आपको। यहां खड़े हैं 4-5 व्यक्ति है, सबसे पहले यहां, तो सबसे पहले काम किसका होगा, डिलीशन जो भी होगा सबसे पहले उसी का होगा। ठीक है, इसको विस्तार पूर्वक हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। अगला देखिए क्यू में क्या है, अभी हम जस्ट बता चुके हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर प्रयोग करता है क्या, बता चुके हैं।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आइए पहले पाइए। ठीक है, तो यहां पे फीफो का यूज होता है क्यू में। सही उत्तर हो गया फीफो। ठीक है, लीफो के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, वो आपका किस में आ जाएगा, इसमें क्यू में नहीं स्टैक में आता, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैक आ गया। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजेस, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर प्रयोग करता है किस लिए? ठीक है, किसमें? लीफो। यहां पे क्या होता है, जो यहां से आया वही, देखिए यहां पे आया प्लेट सिस्टम, अब समझिए ना, इस तरह प्लेट आ गया, तो इस तरह करके प्लेट आ रहा है, तो जब भी काम होगा किसका पहले? आखिरी वाले का, तभी इसको कहा गया है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसका काम नहीं होगा, जो आखिरी में आएगा उसका पहले काम होगा। तो ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा लीफो। अब अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर, ये आपका प्रोग्रामिंग का आ गया। कंस्ट्रक्टर हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, हम सही। क्लास के लिए नहीं यूज करते हैं। अ क्लास इज डिक्लेयर, नहीं, क्लास डिक्लेयर करने के लिए तो कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब 97 देखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन C++, याद रखिएगा, ऑल मेंबर्स इन अ स्ट्रक्चर, यहां पे क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर, तो सब पब्लिक होता है। और जब क्लास के अंदर मेंबर्स का है तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो प्राइवेट हो जाएगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है C++ में स्ट्रक्चर के सभी सदस्य डिफॉल्ट रूप से क्या होते हैं? पब्लिक, एक्सेसिबल टू एवरीवन, यानी कि उत्तर हो जाएगा पब्लिक। आप देखिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, C++ ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर, यानी कि मेंबर्स ऑफ द क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट, नॉट एक्सेसिबल। में C++ में क्लास के सभी सदस्य यानी कि मेंबर्स डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? प्राइवेट होता है। हमारे पास कितने तरह का है? 3 तरह का है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, इन C++ व्हाट डज अ क्लास होल्ड? क्लास क्या होल्ड करता है? डेटा और फंक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा, जब क्लास के बारे में पूछा जाए कि क्लास क्या होल्ड कर सकता है, यानी कि क्लास के अंदर क्या हो सकता है, तो हमारा डेटा और फंक्शंस, यही 2 चीज हम लोग रखते हैं। तो उत्तर आपका हो गया डेटा और फंक्शन। अब देखिए, ऑप्शंस में अलग अलग दिखा दिया, एरे तो सवाल ही नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, हम अभी बताए ना कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो सही उत्तर हो गया आपका 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ अ क्लास एक्सटर्नली, यानी कि ये यहां पे आ गया। देखिए, एक होता है हमारा वेरिएबल, 2 तरह का होता है, एक होता है लोकल, होता है ग्लोबल है। ग्लोबल के बारे में बोला जा रहा है, जहां पे हम लोग स्कोप, यहां पे जहां पे स्कोप स्पेसिफायर का यूज करते हैं। स्कोप स्पेसिफायर यानी कि इसको कहा जाता है ग्लोबल, यानी कि उसको कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्नली। तो यहां पे आपका ये है। ठीक है, which concept of C++ is used to reuse the written code? यहां पे क्या होता है? उसका प्रॉपर्टीज एक्वायर करना है, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन, यानी कि उसको फिर से यूज किया जा सकता है। ये सिर्फ एक ही परिस्थिति में है, इनहेरिटेंस।
acquired the properties behavior of its parent। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। अब अगला देखिए, देखिए इसमें ग्लोबल और लोकल दोनों का हम दिखाएंगे, दोनों स्कोप के स्पेसिफायर का यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए इंटीजर 10 है, ठीक है, वॉइड मेन, ठीक है, I20, ठीक है, अगला लूप में आया I30, प्रिंट एफ। अब यहां पे देखिए इसमें पूछा जा रहा है क्या, इसका आउटपुट हम लोग प्रिंट एफ से यूज करते हैं। ठीक है, आई, यहां पे आई मेरा लोकल है, लोकल, तो लोकल क्या है इस स्ट्रक्चर में, देखिए लोकल क्या है 30। अब यहां पे ये यूज कर रहा है क्या, ग्लोबल स्कोप स्पेसिफायर। तो इसका मतलब है आई एक्सटर्नली आई का वैल्यू क्या है 10। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 30। ये लोकल, ये हो गया ग्लोबल, एक्सटर्नली यानी कि स्ट्रक्चर से बाहर 10, 30 और 10 ये मेरा उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन C++। जब इनलाइन फंक्शन होगा तो क्या होगा मेरा, क्या क्या उसका एडवांटेज होगा, कंपाइलेशन मेरा फास्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, यानी कि स्पीड मेरा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमको देखना है, इट स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन, एकदम सही। इट स्लोज डाउन, कैसे होगा, नहीं। इट डिक्रीजेस द कोड साइज, ये तो स्वाभाविक है कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, हमारा स्पीड उसको बेहतर बढ़ा देगा, यानी कि फास्ट कर देगा। ठीक है, यह एग्जीक्यूशन को तेज कर देता है। अब देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे ए क्या है 5, ए मेरा 5, सी आउट, सी इन और सी आउट, सी इन इनपुट, सी आउट आउटपुट। फर्स्ट ये मैसेज है तो मैसेज हम लिख देते हैं फर्स्ट, यहां पे सब कैपिटल है तो सब कैपिटल लिख देते हैं। नाउ यहां पे क्या बोल रहा है, ए शिफ्ट हाउ मेनी प्लेसेस, ए शिफ्टेड टू 2 प्लेसेस। तो यहां पे ए को क्या, यानी कि 5 है मेरा, इसको बोल रहा है 2 प्लेसेस शिफ्ट करने के लिए, यानी कि ए क्या है मेरा 5। 5 का क्या है बाइनरी, देखिए 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 101 यानी कि 1 इंटू, हाँ 101। 5 का क्या बाइनरी 101। तो यहां पे क्या बोल रहा है, शिफ्ट टू प्लेस विच साइड, लेफ्ट साइड। तो 101 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो यहां पे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर ये है बाइनरी। पर हमको जब इसको आंसर देना हो तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 और प्लस प्लस प्लस। अगर कन्वर्जन पढ़े हैं तो एकदम इसको आप समझ जाइएगा। ठीक है, प्लस अब बचा आखिरी 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 0। अब यहां पे देखिए 2 टू द पावर 4 इंटू 1, यानी कि 2 टू द पावर 4 इज व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 4 इंटू 4, दैट इज 60, 60 इंटू 1 60, 0 इंटू, यानी कि एनी नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट विल बी 0। 2 टू द पावर 4, 4 इंटू 1, 2 to the power 2, that is 4, 4 into 1 4, any number that is multiplied by 0 that becomes 0, any number again multiplied by 0 that becomes 0। तो 16 और 4 क्या हो गया 20, हमारा उत्तर क्या हो गया 20, ये हो गया। फर्स्ट तो लिखाया RST, इसका आंसर क्या आ गया 20, और ये मैसेज है, मैसेज को एज इट इज लिख दीजिए। सेकेंड आंसर क्या हो गया फर्स्ट 20 सेकेंड। ठीक है,
अब 106 देखिए, सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन प्रोग्राम से पूछा है। देखिए प्रोग्रामिंग, सी आउट इन सी प्लस स्टैंड्स फॉर, इसलिए कैरेक्टर आउटपुट। कितना आसान क्वेश्चन, क्लास आउटपुट नहीं, कैरेक्टर आउटपुट, कॉमन आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर है मेरा, कैरेक्टर आउटपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर, यानी कि हम बता चुके हैं ना, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। तो यहां पे पूछ रहा है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट, यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको मालूम ही होगा कि 17 मार्च को एक नोटिफिकेशन जो आया जिसमें कहा गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रक्रिया मई से चालू कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका मार्च कंप्लीट है, अप्रैल, तो एक नया बैच शुरू हो रही है जो 9 अप्रैल से शाम 6 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेगी और सैटरडे हम लोग टेस्ट के लिए रखे हैं। ठीक है, और जो डिस्कशन और जो भी जो टॉपिक होगी वो सब रूट लेवल, अगर डिस्कशन की बात होगी तो हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होगी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर ए गलत है, अगर ए गलत है तो किस परिस्थिति में ये सही होगा, ये भी बता दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, देखिए अ कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन लाइन बाय लाइन। तो आपको बता दें, सबसे पहले फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट आया जिसमें कि हम लोग यस कंट्रोल लाइंस बॉक्सेस का यूज करते थे, इनपुट आउटपुट। उसके बाद क्या आ गया, एल्गोरिथम का, और एल्गोरिथम के बाद आ गया मेरा हम लोग का प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहां पे पूछ रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सिस्टम फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का नहीं यूज, फ्लो चार्ट के बाद क्या आया, एल्गोरिथम, प्रोग्राम्स फ्लो चार्ट नहीं, एल्गोरिथम, हाँ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के पहले फ्लो चार्ट आया, तो एल्गोरिथम्स रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, एकदम सही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, द टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, यानी कि जिसपे आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, तो वो क्या है मेरा, स्टार नहीं, रिंग नहीं, हाँ मेस, मेस का मतलब पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होगा, हर एक नोड अपने आप से तो कनेक्ट होगा और सभी नोड। तो इसमें थोड़ा, इस टोपोलॉजी में थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है, पर स्पीड आपको फास्ट मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी, और अगर एक दो तार कट भी जाता तो उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर एक नया सिस्टम जोड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा मेस। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, किसमें मिलेगा, नेटवर्क लेयर नहीं, एंड टू एंड कहां मिलेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में, कहां मिलेगा, एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द डैश मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बल्ड मैसेज एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंड इन द सैंपलिंग पीरियड, यानी कि डैश नमूना अवधि में भेजे गए कुल संदेशों की एक अंश के रूप में खोए या विकृत संदेशों की संख्या को, यानी कि एरर को नापता है, किससे, रेसिडुअल एरर रेट, एकदम सही, ट्रांसफर फेल्यूर प्रोबेबिलिटी नहीं, कनेक्शन रिलीज फेल्यूर प्रोबेबिलिटी नहीं, रेसिडुअल एरर रेट के द्वारा। ये क्या है, अवशिष्ट त्रुटि दर के द्वारा इसको क्या पता करता है, इसको लेता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन, ये मेल से, ईमेल से लिया हुआ, इंटरनेट से है। A high speed communication equivalent
इक्विपमेंट, सॉरी, अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टिपिकली वुड नॉट, यानी कि नेगेटिव आ गया, नॉट बी नीडेड फॉर, यानी कि किसमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी का यूज नहीं होता है। डैश के लिए आमतौर पर उच्च गति संचार उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें कि हल्का स्पीड पे भी काम हो जाए। ईमेल एकदम, यानी कि मैसेज, यानी कि आपके पास अगर इंटरनेट स्लो भी है, ईमेल चला जाएगा। ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, नहीं, उसके लिए तो हाई स्पीड चाहिए। सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन अ लैन, नहीं। यहां पे बृहद रूप में अगर कहा जाए, अगर मेरा डेटा को भेजना है, यानी कि लो स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा, तो वो सिर्फ एक होगा, ईमेल। तो आंसर आपका हो जाएगा ईमेल। अब अगला क्वेश्चन, अ डैश टोपोलॉजी, यानी टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पीसी इन अ नेटवर्क, यानी कि आप उस नेटवर्क में पीसी को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां से है। डैश टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल कनेक्शन, यानी कि इसी से सबको आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द डिवाइसेस टुगेदर, कौन होगा? बस एकदम सही, लीनियर केबल और एक नोड कनेक्ट करते हैं। स्टार्ट, नहीं, उसके लिए सेंट्रल डिवाइस होनी चाहिए, तो नहीं होगा। रिंग, सर्कुलर वे में, तो यहां पे सर्कुलर वे में तार आपका क्या टुकड़ा में बढ़ता है और हर एक टुकड़ा अपने आप में जुड़ता है, पर यहां पे एक लीनियर, यानी कि एक कनेक्शन के बारे में बोल रहा है, वो आपका हो जाएगा बस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अ डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस, 115 के बाद स्टॉप। A dash is used to connect networking devices that are in a very close geography, यानी बहुत छोटे रूप में वो नेटवर्क बना हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं एक रूम एक बिल्डिंग, तो उसको क्या कहा जाता है? वैन तो बड़ा रूप हो गया, लैन छोटा रूप, मैन बीच वाला रूप हो गया, ठीक है। तो यहां पे आंसर आपका हो गया लैन। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी? आईपी किसका? IP4 का, यानी कि 8888, 8 चौके 32, 32 बीट का आपका IP4 होता है। और इसका बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।